नमस्कार, हाले हरियाणा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पीयूष गुंबर। टाइटल आपने आज पढ़ ही लिया होगा, क्योंकि हरियाणा प्रदेश भर के जितने भी चुनाव में रुचि रखने वाले लोग हैं वो सब कयास लगाए बैठे हैं कि आखिर कब कांग्रेस अपने प्रत्याशी घोषित करेगी। तो हमने भी आज एक तंज कसा कि शायद 25 मई तक तो कांग्रेस अपनी टिकटें डिक्लेयर कर ही देगी, और शायद यही टाइटल और थंबनेल देखकर आप इस वीडियो में भी आए हैं। लेकिन ये एक हम कहें कि सिर्फ एक मजाक है, क्योंकि हरियाणा में जो छठे चरण में इलेक्शन होगा, 6 मई को जो है उसके नॉमिनेशंस दाखिल होंगे और 9 मई तक अपना नामांकन वापस लेने की तिथि है और 25 मई को जो है चुनाव होंगे। तो अभी लगभग समय पड़ा है, ऐसा नहीं है कि समय निकल गया है, और हर किसी की अपनी अपनी राय है। कोई कह रहा है कि देरी होने से कांग्रेस को इसमें फ़ायदा होगा, ये उनकी रणनीति है। कोई कह रहा है कि उनकी आपस की गुटबाजी है, जो अक्सर छन छन कर खबरें आती रहती हैं। इस सारे मुद्दे पर एक बार फिर हम आज विचार विमर्श करेंगे। हमारे साथ हैं हमारे जाने माने सतीश शर्मा जी, आपका स्वागत है सर। हाल हरियाणा के सभी दर्शकों को प्रणाम। क्या कहेंगे सर, लगातार चर्चाओं का दौर जारी है और जो मतदाता हैं उनमें भी कहीं ना कहीं ये जो है चर्चाएं आम हो चुकी हैं कि आखिर कांग्रेस की तरफ से कौन प्रत्याशी होगा। सभी को प्रणाम। और ये टाइटल वास्तव में आपने बहुत अच्छा दिया और उसके लिए शुभकामनाएं। टाइटल अच्छा है, लेकिन ये अलग अलग रणनीति होती है। और अगर हम आज से ठीक 15 वर्ष पहले की बात लें तो जब यहाँ से 20 वर्ष जब यहाँ पर अरविंद शर्मा आए कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में, बहुत शॉर्ट टाइम में आए थे वो, और आते ही जैसे नामांकन भरने की जो लास्ट डेट थी लगभग उस दिन उनको टिकट मिली। और फिर आप ये देखें उन्होंने बम्पर जीत भी यहाँ से हासिल की थी। और कई चीज़ें, दोनों चीज़ें होती हैं, सिक्के के दोनों पक्ष हैं। कई बार पहले टिकट मिलने में, क्योंकि हम पहले देखते थे इनेलो जो उस समय लोकदल भी हुआ करती थी, उस समय चौधरी देवीलाल इसके प्रमुख होते थे, उनके कैंडिडेट बहुत पहले फिक्स हो जाते थे। अच्छा। और स्टार्टिंग में बड़े जोर शोर से वो इलेक्शन का प्रचार करते, लेकिन लास्ट आते आते वो भी थक चुके होते थे। अच्छा। लोग भी उनसे बोर हो चुके होते थे। अच्छा। क्योंकि वो तो पहले विजिट कर चुके थे। और उन्होंने जो भी वायदे किए, जो बातें की, लोग भूल भी जाते थे। और उस कांग्रेस के प्रत्याशी उस दौरान भी लास्ट में आते और जीत भी दर्ज करते। अच्छा। तो ये पुरानी कांग्रेस की रणनीति रही है। अब क्या होगा वो हम नहीं कह सकते, ये तो वोटर तय करेंगे कि उनको क्या अच्छा लगता है। लेकिन रणनीतिक तौर पर अब आप ये देखें, बीजेपी अपने 10 के 10 कैंडिडेट घोषित कर चुकी है। क्या कहीं चुनाव चर्चाओं में है ना, बल्कि विरोध की खबरें भी आ रही हैं और बहुत ज़्यादा चर्चाएं नहीं अभी तक। हाँ, चर्चा मतलब वो उठा नहीं है। हाँ, उठा ही नहीं है चुनाव। चुनाव उठेगा ही तब जब मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस उसके प्रत्याशी घोषित होंगे, तब उठेगा। और तब तक, क्योंकि कई हमारे दोस्तों ने बताया, मैं नाम यहाँ पर लेना किसी को गलत हो जाएगा, तो उनके पैर में भी थोड़ी तकलीफ है। अच्छा। एक प्रत्याशी हैं बीजेपी के, तो उनके साथी बता रहे हैं तब तक तो बेचारे वैसे कम पैर भी इनका टूट लेगा, बिल्कुल बड़ी मुश्किल से चल पा रहे हैं। तो ये परेशानियां भी कई बार आती हैं। तो देखिए, असल में ये टाइटल देने का आज विचार इसलिए भी आया क्योंकि आज 19 तारीख है और जो 7 चरणों में मतदान होना है, आज पहले चरण का मतदान जो है कई जगह पर हो रहा है। और जब तक ये वीडियो आप लोग देख रहे होंगे चुनाव भी हो चुका होगा। और यहाँ पर एक चीज़ और है, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि टिकट अब डिक्लेयर हुई कांग्रेस की और अब डिक्लेयर हुई, तो ये भी हो सकता है कि जब तक हम इस वीडियो को पोस्ट करें तब तक उनकी टिकटें डिक्लेयर हो भी चुकी हों। हो भी चुकी हैं, ये भी हो सकता है। हाँ। मैं आपको एक छोटी सी बात और बताऊं। हाँ जी पीयूष जी, स्टार्टिंग में जब कांग्रेस की टिकटों की बात आई, बिल्कुल स्टार्टिंग में, अंबाला से कौन होगा, कहाँ से कौन हो सकता है, उस दौरान दमखम उतना दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जब से उन्होंने, अब जो सुनने में आया है किस प्रत्याशी को कहां से खड़ा करेंगे, कईयों को अल्टा पलटा है, ऐसा सुनने में आया। उसके बाद ये लग रहा है कि इस बार जो चुनाव होगा वो कांटे का चुनाव होगा। कांटे का चुनाव ऐसा नहीं होगा कि हम ये कह दें या कोई भी ये विश्लेषक ये बोल दे इतनी सीट उसकी आएंगी, इतनी उसकी आएंगी। बड़े गजब का चुनाव होना इस बार। असल में कांग्रेस के लिए भी ना करो या मरो वाली स्थिति है, ऐसा है नहीं। आप छोटी सी बात देखें, कांग्रेस के पास नुकसान के लिए कुछ भी नहीं है। सही बात। 10 की 10 सीट बीजेपी के पास हैं। हाँ। कांग्रेस जो कुछ भी करेगी वो हासिल करेगी। सही बात है।
उनके लिए वो स्थिति नहीं है। बिल्कुल। लेकिन कांग्रेस के काफ़ी ऐसे कैंडिडेट जो पहले चुनाव से थोड़ा सा पीछे थे, लेकिन अब वो भी प्रत्याशी बनने के लिए जोर लगा रहे हैं पूरा। क्यों? जब रुख पलटता लगता है या उनको आशा होती है कि इस बार पलट सकती है बाजी, तब ये नए नए प्रत्याशी आते हैं। और ये देखें आप, जब कांग्रेस टिकट अपने कैंडिडेट तय नहीं कर पा रही तो सीधी सी बात है कि वहाँ पर काफ़ी जोर आजमाइश प्रत्याशियों की लगी हुई है। बिल्कुल। नहीं तो एक समय ऐसा था, ऐसा लगता था कि भी कांग्रेस के पास कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बिल्कुल। तो आज आप होमवर्क भी पूरा करके आए? हाँ, थोड़ा सा किया है। तो बताइए आज क्या कुछ आपका आंकलन है, सीट दर सीट देखो आपने किस तरह का? यदि अम्बाला की बात करें, पहले ऐसा लगता था कि जो बंतो देवी हैं वो शायद, हाँ, बंतो कटारिया वो हैवी कैंडिडेट रहेंगे। लेकिन जब से वहाँ पर वरुण मुलाना का नाम चला है, फूलचंद मुलाना के बेटे का, उसके बाद वहाँ की स्थिति एकदम कांटे की दिखाई देने लगी है। अब ऐसा नहीं कह सकते कि बंतो कटारिया बढ़त पर हैं या वरुण हैं। एक अच्छी टक्कर वहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। अम्बाला में मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, अनिल विज का ये जो सारा एपिसोड हुआ उसको आप अम्बाला की सीट के साथ जोड़ के किस तरह से देखते हैं? ये तो विज जी के ऊपर डिपेंड करता है। मूडी आदमी है। यदि उनके मन में ये आता है कि मैं बीजेपी के लिए दमखम के साथ काम करूँगा, तो अपने हलके में वो अच्छी बीजेपी को एक की ताकत देंगे। हाँ, यदि वो मन में सोच कर पीछे थोड़ा ढीले हो जाते हैं तो स्थितियां फिर उल्टे भी हो सकती हैं। मामले दोनों हैं। देखो, दो चीज़ें हैं जो मेरा अपना मानना है कि कई बार ऐसा होता है जो खुद जो चेहरा है सामने वो चाहकर भी कुछ इस तरह का ना बयान दे सकता, ना कुछ पीछे हट सकता, लेकिन उसके जो समर्थक होते हैं उनका दिल टूट जाता है। देखिए, ऐसा भी हो सकता है। विज साहब के बारे में ये कहा जा सकता है कि वो तो हस्तिनापुर से बंधे हुए हैं। ठीक है जी, वो विरोध तो कर ही नहीं सकते, वो तो रहेंगे तो वहीं पे सिंहासन के साथ ही। लेकिन उनके समर्थक क्या करते हैं, ये उनके रुख के ऊपर निस्संदेह, आप ठीक बोल रहे हैं, डिपेंड करेगा कि वो कितनी ऊर्जा के साथ काम करते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। चलो दूसरी सीट। अब आती है बात कुरुक्षेत्र की। हाँ जी। नवीन जिंदल और सुशील गुप्ता। यहाँ पर जब तक नवीन जिंदल नहीं आए थे, सुशील गुप्ता डिक्लेयर हुए आपके प्रत्याशी, उस दौरान ऐसा लग रहा था कि वो एक अच्छे मार्जिन के साथ सीट को जीतेंगे। लेकिन जब से नवीन जिंदल आए प्रत्याशी बनके, उसके बाद ऐसा नहीं है मामला। और हमारे जो अपने संपर्क सूत्र हैं नज़दीक के कुरुक्षेत्र, वैसे भी जितने भी आदमी जिनसे बातें की, तो अभी तक उन लोगों की नज़रों में कम से कम नवीन जिंदल एक भारी प्रत्याशी हैं। वो हल्के नहीं किसी भी सूरत में। ऐसा आप इसलिए तो नहीं कह रहे कि आपके अपने निजी संबंध? नहीं, वो एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है। मैंने ये भी साथ में जोड़ा, आपने भी बात सुनी हो कि ये उन लोगों का मत है। अच्छा, उन लोगों का मत है कि ऐसा। तो अभी हमारे पास एक वीडियो और आई थी कल, शायद कैथल में कहीं थे, तो किसी पत्रकार ने, क्योंकि पत्रकार भी आजकल हर तरह के हैं, कई पत्रकार ऐसे हैं जो कई मजबूरियां भी हो सकती हैं, सवाल नहीं कर सकते, लेकिन कई हैं जो कहीं ना कहीं छुरी मार जाते हैं छोटी सी। तो एक पत्रकार ने सवाल कर लिया, जी ये कोयला घोटाले का बड़ा हो हल्ला चल रहा है, ये क्या है? तो नवीन जिंदल उसको आगे से बोलते हैं, भाई ये अभी चुनाव चल रहा है, मैं बाद में अकेले में बताऊंगा, कभी अकेले में अलग से मिलना। ठीक बात है। तो ये चर्चाएं भी चलती रहती हैं जी। देखो, चर्चाएं तो ये भी हैं, जिंदल साहब बोरी उठा रहे थे। हाँ, बोरी उठाने वाला जिंदगी में तो बोरी कभी उठाई नहीं होगी। खाली भी नहीं उठाई होगी। हाँ, लेकिन इलेक्शन में उठानी पड़ी। लेकिन सुशील गुप्ता जी ने भी वो कटाई की है। हेमा मालिनी बने थे। हाँ, उन्होंने पहले कभी नहीं ऐसा किया। तो इलेक्शन में ये सब करना पड़ता है। अच्छा, आप कुरुक्षेत्र की सीट पे अभय चौटाला को मिस कर गए। देखो, अभय चौटाला का थोड़ा सा वो हाल है कि वहाँ से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे, उनकी अपनी एक वहाँ पे अच्छी खासी पकड़ भी रही है कुरुक्षेत्र के ऊपर। 2 बार उन्होंने चुनाव लड़ा। लेकिन इस समय जो मुकाबला है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। बाकी पार्टियां उतने दम के साथ अभी मैदान में नहीं है, और मुकाबला लोग भी जो देख रहे हैं, लोगों के मन में जो मुकाबला है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, त्रिपक्षीय मुकाबला नहीं है। ठीक है बाबा, इसलिए हमने अभय चौटाला को थोड़ा सा वो किया। ठीक, मैं ऐसा नहीं कहता कि उनको वोट नहीं मिलेंगी, अच्छी खासी वोट वो ले सकते हैं, लेकिन फिर भी लोगों के मस्तिष्क में जो
टक्कर है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। और उनका वोट ही जो वोट उनके पास जाएंगे वही मुझे लगता है कि निर्णायक वोट होंगे। जिंदल और गुप्ता में से कौन जीतेगा? हाँ बिल्कुल, नो डाउट, क्योंकि जो किसान वर्ग है आजकल ऐसा कहा जाता है सरकार से खफा है, और जो भाई अपने अभय सिंह चौटाला हैं वो भी उसी वर्ग के हिमायती हैं। हाँ, किसान आंदोलन में साथ भी दिया उन्होंने, लेकिन अब भी किसान भी अब समझदार है, वो भी देखेगा कि मुझे कहाँ क्या करना चाहिए। मामला द्विपक्षीय, अब त्रिपक्षीय नहीं है। ठीक है जी, अगली सीट पे चलते हैं। अगली सीट हमारी अपनी वर्तमान खुद की करनाल की आती है। अब देखो करनाल की बात करें तो अभी घरोंडा में पिछली बार जो अभी कुछ रोज़ पहले रैली हुई उसमें संख्या को बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी क्यों मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मनोहर लाल खट्टर 9 वर्ष सीएम रहे हैं, और कोई भी जो सीएम रहता है उनका एक अपना प्रभाव मंडल तो बन ही जाता है। अब ये डिपेंड करेगा कांग्रेस के ऊपर। अभी तक जो सुनने में आया कि वीरेंद्र सिंह राठौड़ शायद उनको टिकट मिल जाए, शायद मराठा वीरेंद्र वर्मा को मिल जाए, शायद कुलदीप शर्मा को मिल जाए। लेकिन यहाँ ये भी सुनने में आया कि कुलदीप शर्मा को हो सकता है सोनीपत से टिकट दे दी जाए, क्योंकि वहाँ पर उनको एक वहाँ भारी प्रत्याशी के तौर पर सोनीपत में उनको माना जाता है। गन्नौर से विधायक भी रहे हैं वो, उन्होंने बहुत काम भी करवाए हैं, तो काफ़ी उनका प्रभाव है। और उनके पिताजी भी वहाँ से राजनीति करते रहे, वो भी वहाँ से एमएलए रहे हैं पहले, पंडित चिरंजीलाल शर्मा। लोकसभा का चुनाव पहले सोनीपत से वो लड़ चुके हैं, तो उनके एक अपना वहाँ पे आधार भी है, तो हो सकता है वो वहाँ हों। तो यदि वीरेंद्र सिंह राठौड़ यदि चुनाव लड़ते हैं तो एक बेनिफिट कम से कम उनको जाता है बराबर में, कि वो कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं। राष्ट्रीय सचिव होने के नाते वो बड़े लीडर हो जाते हैं। कई प्रदेशों के अलग अलग चुनाव में वो प्रभारी भी रहे हैं, चुनाव के सह प्रभारी भी रहे हैं। तो वीरेंद्र सिंह राठौड़ को यदि टिकट मिलता है तो सच में मुकाबला जो होगा वो दमदार होगा। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि भाई खट्टर साहब को बेशक सीएम चेंज करना पड़ा, उनको कमज़ोर नहीं माना जा सकता। मैं यहाँ पे एक बात रखना चाहूँगा। आपने कहा कि 9-9.5 वर्ष जो सीएम रहे वो, तो मैं ये नहीं कह रहा भी उनको कम आंका जाएगा, वो बिल्कुल आपके पास किसी को भी कम नहीं आंक सकते। ठीक, ये तो रामायण में भी लिखा हुआ भी अपने प्रतिद्वंदी को कभी भी कम मत अंको। लास्ट बॉल पे भी जो है छक्का मार के मैच पलटा जा सकता है। लेकिन जो ये 9.5 वर्ष वाला जो उनका सीएम का कार्यकाल रहा, ये उनकी एंटी इनकम्बेंसी के चलते उनके विरोध में भी तो जा सकता है। नहीं हुआ तो उनको जो चेंज किया, अब तो मैं वही कह रहा हूं, इसीलिए किया एंटी इनकम्बेंसी, इसीलिए। हाँ। लेकिन क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर रहे और करनाल का जो प्रशासन है उनके ऊपर उनकी पूरी पकड़ है, अच्छे से पकड़ है। मशीनरी भी हल्की फुल्की सरकार के पक्ष में, किसी की भी सरकार हो, मशीनरी उनके पक्ष में थोड़ी बहुत काम तो करती ही है। इसीलिए शायद नायब सिंह सैनी को ये विधायक का चुनाव लड़वाया जा रहा है, जबकि बिना लड़वाए काम चल सकता था, लेकिन लड़वाया जा रहा है, चल सकता था, ताकि मशीनरी पे काबू पाया जाए। देखो रहेगा तो इसीलिए कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो टक्कर रहेगी वो बड़े गजब की रहेगी। हाँ, पहले की तरह से करनाल का चुनाव एक तरफा नहीं होगा, पिछली बार तो दिख रहा था सारा का सारा। और फिर ये पुलवामा, उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पिछली बार था, लोग बिल्कुल भावनाओं में थे। और उस दौरान सच में मोदी जी का जो ग्राफ था 14 में उतना ग्राफ नहीं था उनका, वो तो एंटी कांग्रेस लहर थी। मोदी जी को ये पेश किया गया और कहा गया कि भाई ये मोदी जी का सारा करिश्मा है। नहीं, आडवाणी जी भी ऐसा ही करते, थोड़ा कम हो जाता। लेकिन जो 19 के चुनाव था, 19 का, वो मोदी जी के कारण बीजेपी जीती, पुलवामा के कारण। बात एक ये लोगों ने उसका श्रेय मोदी जी को दिया, जो एयर स्ट्राइक हुई उसके बाद उसने लोगों के दिमाग को पलट के रख दिया। लेकिन एक कड़वी सच्चाई और जोड़ना चाहूँगा मैं यहाँ पे शर्मा जी, उस चुनाव को जीतने का वो कारण जरूर रहा हो, लेकिन इस बीते 5 साल में सरकार की तरफ से कोई जांच की बात नहीं उठी, किसी मीडिया, नेशनल मीडिया चैनल पे कहीं पे भी कोई जांच की बात देखो, हमने पिछली बार भी शायद ये बात की थी। हाँ, हुई थी, अपने इस इंटरव्यू में हुई थी कि इस तरह की जांच वास्तव में होनी चाहिए, नहीं तो देशवासियों के सामने एक गलत मैसेज आता है। फौज किसी भी देश की सर्वोपरि चीज होती है, उसी के कारण देश सुरक्षित है।
तो सैनिकों के साथ यदि कुछ भी होता है तो पब्लिक के सामने आना चाहिए कि सरकार ने क्या कदम उठाए। और अभी तो एक बात और भी आ रही है, मनोहर लाल जी ने अभी गांवों में जाना शुरू नहीं किया। मेरी कई लोगों से बात हुई, कहते हैं कि जिस तरह से दुष्यंत चौटाला का जेजेपी का विरोध हो रहा है, तो हो सकता है कि गांवों में गए तो इनका भी विरोध होगा। देखो, हम पहले से कुछ नहीं कहना चाहेंगे इस मामले में कि ऐसा होगा, नहीं। कईयों से बात हुई, ये नहीं कह रहा कि होगा। हाँ, ये लोग करेंगे। नहीं, मैं कन्फर्म नहीं कह रहा हूं, लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, लोगों के ऊपर। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जजपा ही उनके साथ अलायंस में रही, जजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई। जजपा का विरोध आज किस लिए हो रहा है? आप एक छोटी सी बात और देखना। हाँ जी, बीजेपी हर जगह टक्कर में है, अच्छी तरह टक्कर में है, लेकिन जजपा का कहीं कोई नाम नहीं है। बिल्कुल मानता हूँ मैं। इस सरकार के दौरान जो नुकसान हुआ है वो सारा का सारा चौटाला फैमिली को हुआ है, अजय सिंह चौटाला फैमिली। मैं यहाँ पे एक चीज़ रखना चाहूँगा, जजपा का विरोध हो रहा है, खुल के हो रहा है। मेरा मानना यह है कि दो तरह के लोग विरोध कर रहे होंगे उनका। एक तो वो लोग होंगे जो किसान होंगे, बिल्कुल, उस किसान में 36 बिरादरी के लोग आ गए, बिल्कुल, नो डाउट। एक वो लोग होंगे जो उनकी अपनी कम्युनिटी के हैं, नहीं, जो उनके अपने वर्कर रहे लेकिन वो बीजेपी के अगेंस्ट थे। वही कह रहा हूँ, कम्युनिटी कह लो, फॉलोवर्स कह लो, जो मतलब किसान नहीं है, नॉन किसानों की बात कर रहा हूँ, जो नॉन किसान है लेकिन उनके फॉलोवर्स थे, जिन्होंने भाजपा के विरोध में उनको वोट दिया था। अब वो हो सकता है कि मुखर होकर विरोध ना कर रहे हो लेकिन दिल में टीस लेके बैठे होंगे। तो यही फार्मूला भाजपा पे और मनोहर खट्टर पे भी तो वैलिड होता है। जिन लोगों ने दुष्यंत चौटाला के खिलाफ हो सकता भाजपा को वोट दिया, हो सकता है। हाँ जी, अभी स्थिति इसी के ऊपर डिपेंड करेगी सच में तो यहाँ से प्रत्याशी कौन आएगा, क्योंकि हर प्रत्याशी के साथ अलग तरह के समीकरण बनेंगे। वीरेंद्र सिंह राठौड़ आते हैं, अलग समीकरण बनेंगे। कुलदीप शर्मा आते हैं, चाणक्य आते हैं, अलग समीकरण बनेंगे। मराठा वीरेंद्र वर्मा आते हैं, अलग समीकरण बनेंगे। बुल्ले शाह आते हैं तो अलग समीकरण बनेंगे। तो समीकरण तब बनेंगे, चुनाव भी तब उठेगा, तभी बनेगा जब प्रत्याशी तय होंगे। सही बात है। लेकिन ये जरूर है कि यदि वीरेंद्र राठौड़ आते हैं, कम नहीं आका जा सकता उनको। कुलदीप शर्मा खुद आते हैं, विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, वो भी यदि हम शख्सियत की बात करें तो कमजोर नहीं। हाँ, नहीं, शख्सियत में कमजोर नहीं है। बस ये है कि उन्होंने पिछला चुनाव लड़ा था और संजय भाटिया से बहुत ज्यादा मार्जिन में। वो एक अलग वो था। अच्छा, सच में पिछले चुनाव में एक अलग माहौल था उस दौरान। तो पुलवामा एयर स्ट्राइक उन्होंने देश के मन मानस को बदल दिया था, बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और आ रही मेरी माइंड में, एकदम बातों में याद आ गई, क्षत्रिय समाज का विरोध चल रहा है, गुजरात में भी है, हर जगह, राजस्थान में भी है, और जबकि ये सारा का सारा जो वोट बैंक था बीजेपी का था। हाँ, ये अभी जो चुनाव आज हुआ है जिन चरणों में, और वेस्टर्न यूपी है, वहाँ भी हो सकता है बीजेपी को बड़ी कठिनाइयों का सामना वहाँ करना पड़ा होगा, क्योंकि जाट समुदाय भी वहाँ काफ़ी है और राजपूत भी काफ़ी है और कुछ एंटी इनकम्बेंसी होती है। तो वहाँ पर जो अभी तक की जिन सोर्सों से जो सूचनाएं आई हैं, जिस तरीके से चुनाव हुआ है, तो वहाँ पर बीजेपी को थोड़ा झटका लगा है। तो उस चीज़ को देखते हुए भी मुझे लगता है कि वीरेंद्र राठौड़ की जो है दावेदारी और ज़्यादा पुख्ता हो जाती है। नहीं, वीरेंद्र राठौड़ की एक और बात भी है, एक तो युवा है, वकील है, इंटेलिजेंट है, बात करनी आती है अच्छे तरीके से। अगर हम दोनों की तुलना करें, खट्टर साहब की, वो सीएम रहे हैं इसलिए उनकी शख्सियत बड़ी है, लेकिन वीरेंद्र सिंह राठौड़ वाकपटु ज़्यादा हैं, अध्ययनशील हैं, और जब भी वो कोई बात कहते हैं वो अपनी बात को बड़े दमखम के साथ रखते हैं, लोगों को उनकी बात समझ में आती है। ठीक बात। तो इसलिए भी उनको कमज़ोर या वो एक अच्छे प्रत्याशी यहाँ से हो सकते हैं, यदि वो आते हैं तो उनको हम कमज़ोर नहीं बोल सकते। ठीक है जी, अगली सीट पे चलते हैं। अगली सोनीपत की बात करते हैं। हाँ जी। अब मोहनलाल बड़ोली वहाँ पे आ चुके हैं, यदि उससे पहले एमएलए रहे और बीजेपी के एकमात्र एमएलए थे जो सोनीपत से जीते, राई से। सोनीपत तो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, बाकी तो हर जगह, तो ये हर जगह गए भी, ये एक प्लस पॉइंट है। लेकिन इनके अपने हल्के राई में लोग इनसे खुश नहीं हैं। अच्छा जी, अपने हल्के राई में। अब यदि कांग्रेस टिकट देती है कुलदीप शर्मा को या सतपाल ब्रह्मचारी को, सतपाल ब्रह्मचारी की बात करें तो जुलाना है, सफीदों है, गोहाना है, यहाँ पर वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा जी, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और यदि कुलदीप शर्मा की बात करें तो गन्नौर है, सोनीपत है, राई है, और जो उस तरह का वो वहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है।
और यदि कुलदीप शर्मा को वहाँ से, अभी तक क्या था कि इलेक्शन वहाँ पर जाट नॉन जाट का हो सकता है, अच्छा, लेकिन क्योंकि मोहनलाल बड़ौली को सिर्फ ये फायदा वहाँ मिलता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन सतपाल ब्रह्मचारी वो भी ब्राह्मण हैं, कुलदीप शर्मा भी ब्राह्मण हैं, तो वो जाट नॉन जाट वाला फैक्टर है वो तो ध्वस्त हो जाता है। ठीक है। और जाट समुदाय वैसे ही कांग्रेस के पक्ष में है ज़्यादा, तो कुलदीप शर्मा हो या फिर सतपाल ब्रह्मचारी हो, सोनीपत की सीट इस समय, पहले ये लग रहा था जब उनको दी सुरेंद्र दहिया का नाम आया कि नहीं भाई ये तो झोली में डाल दी, हल्का प्रत्याशी है और वो जीतेंगे सोनीपत, लेकिन अब नहीं, अब चाहे कुलदीप शर्मा को मिले चाहे सतपाल ब्रह्मचारी को मिले, वहाँ पर अब सोनीपत में इस समय कांटे की टक्कर है, बराबर का मामला है। आगे अपनी बात को अच्छे से कौन प्रत्याशी कैसे रखता है, पब्लिक की भावनाओं को कैसे समझता है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। और ये भी सुनने में आ रहा है पूरे हरियाणा की लिस्ट जो है ना ये कुलदीप शर्मा जी के चक्कर में रुकी हुई है कहीं ना कहीं, हुड्डा के काफी नजदीकी हैं। देखो हुड्डा जी के नज़दीकी तो दोनों हैं, सतपाल ब्रह्मचारी भी उन्हीं के नज़दीकी हैं, कुलदीप शर्मा भी हैं। नहीं, क्योंकि कुलदीप शर्मा जी पहले अपने बेटे की पैरवी कर रहे थे चाणक्य पंडित की। देखो मैं यहाँ पर एक व्यक्तिगत मत है, करनाल से चाणक्य की जगह यदि कुलदीप शर्मा आए तो शख्सियत बराबर हो जाती है। अदरवाइज चाणक्य यहाँ पर आते और उधर से मनोहरलाल खट्टर, तो शख्सियत के मामले में वे हैवी हो जाते थे काफ़ी, मनोहरलाल खट्टर। लेकिन यदि सोनीपत से कोई भी प्रत्याशी आएगा, चाहे वो कुलदीप शर्मा हो, सतपाल ब्रह्मचारी हो, टक्कर वास्तव में बड़े गजब की होगी वहाँ पे। और इस समय हम ये देखो, सरकार है मोहनलाल बड़ौली के साथ, सरकार वैसे ही बहुत पावरफुल होती है और उसका अपना एक फिर भी एक काफ़ी वर्ग होता है सरकार के साथ। तो अब इनमें से यदि कोई आता है तो वो बराबर के कैंडिडेट हैं, किसी भी सूरत में कमज़ोर नहीं है। ठीक, सोनीपत। बात आते हैं रोहतक में। अब भी रोहतक में हमारी काफ़ी जानकारियां हैं, हर तरह की जानकारियां हैं, पत्रकारों के साथ भी जानकारियां हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं अलग अलग उनसे उनकी भी जानकारियां हैं। वहाँ पर दीपेंद्र वर्सेज हुड्डा वर्सेज अरविंद शर्मा, इस बार वहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा काफ़ी भारी पड़ रहे हैं, बहुत मेहनत भी उन्होंने की है, लोग जगह जगह वो गए हैं और एक उनकी बढ़त वहाँ पे दिखाई देती है। अकेली कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ पर बढ़त दिखाई देती है काफ़ी कांग्रेस की, वो है रोहतक। अच्छा, अरविंद शर्मा के साथ वहाँ पे मुझे लगता है जो चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की पिछले 5 साल में, एक नेगेटिव पॉइंट ये रहेगा, जो वहाँ के मेन कद्दावर नेता हैं मनीष ग्रोवर, उनके साथ भी उनकी मेरे ख्याल में तालमेल सही नहीं रहा। नहीं, उनके साथ यदि रहा हो या नहीं रहा हो, मैं वैसे बताऊँ, अरविंद शर्मा को मैं कमजोर करके नहीं आकर रहा हूँ, वहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा खुद हैवी हैं। अच्छा, दीपेंद्र हुड्डा हैवी हैं और सामने कोई भी हो वो हैवी है वहाँ पे। आज मैंने अभी एक बयान देखा, पता नहीं कोई पत्रकार वार्ता थी, अरविंद शर्मा थे, साथ में मनीष ग्रोवर भी बैठे हुए थे, अब बैठे हुए थे या धक्के से बैठाए हुए थे ये तो मुझे नहीं मालूम है। तो किसी पत्रकार ने कोई दीपेंद्र हुड्डा के किसी बयान का जो है हवाला दिया, भाई दीपेंद्र हुड्डा ये बोल रहे हैं इसी तरह से। ठीक है। तो अरविंद शर्मा ने ये बोला कि मेरे सामने ला के बैठाओ, फिर मैं चर्चा करता हूँ, ये तो झूठा। अब देखो उन्होंने पब्लिक के लिए बात की, मैसेज गया पूरी पब्लिक में, दीपेंद्र जो बात की। अब अरविंद शर्मा उनको उत्तर नहीं देंगे, उनको उत्तर देना पब्लिक को क्योंकि बात वो पब्लिक में है, तो उत्तर उनको दीपेंद्र हुड्डा को नहीं देना है, उत्तर पब्लिक को देना है, और उनको उत्तर देना चाहिए था। यदि उत्तर नहीं दिया है तो फिर वो वहाँ पे कमज़ोर साबित होते हैं। ठीक हाँ जी, अगली सीट तो बात करते हैं भिवानी महेंद्रगढ़ की। यहाँ से तो धर्मवीर सिंह है ही, और देखिए मैं धर्मवीर जी के बारे में बात कहूँ, वो इलेक्शन आसानी से हारते नहीं हैं, कहीं भी गए वो जीते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, रावदान सिंह और श्रुति चौधरी। यदि श्रुति चौधरी की बात की जाए तो बंसीलाल जी का खानदान उससे भी आती हैं और उनकी काफ़ी पकड़ भी रही है, वो भी टक्कर देंगी। लेकिन रावदान सिंह के मामले में यदि उनको टिकट मिलती है, एक और एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। क्या? जो अहिरवाल है, अच्छा, वहाँ से पिछली बार श्रुति चौधरी को वोट नहीं मिले थे,
2 बार हार चुकी मेरे ख्याल में। 2 बार। 2 बार हार चुकी है। लेकिन यदि राव दान सिंह आते हैं तो उनको वहाँ की बहुत ज़्यादा अहिरवाल की वोट मिलती हैं। और इधर क्योंकि वो हुड्डा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के अपने खास आदमी हैं, हुड्डा साहब के आदमी हैं, तो जाटों की वोट तो वैसे उनको मिलेंगी। तो यदि वो यहाँ से आते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो जाते हैं, जिताऊ प्रत्याशी हो जाते हैं। श्रुति चौधरी को यदि मिलता है तो उसमें टक्कर होनी है, मामला आगे बताएगा। लेकिन राव दान सिंह की बात करें, हैवी कैंडिडेट आपके हिसाब से राव दान सिंह है, वो वहाँ पर विजयी प्रत्याशी लगते हैं यदि आते हैं तो। लेकिन श्रुति चौधरी का बस ये है कि उनके दिल में कसक है, पिछली 2 हार का जो है बदला लेना। बिल्कुल बिल्कुल। देखो चौधरी बंसीलाल की ये तीसरी पीढ़ी है। तीसरी पीढ़ी पोती है ना उनकी। हाँ, उनकी पोती है। और किरण चौधरी भी हरियाणा की बड़ी सक्षम वो नेता रही हैं, और काफ़ी उनका आज भी प्रभाव है भिवानी की सीटों के ऊपर, तो कई सीटों के ऊपर उनका अच्छा पकड़ है आज भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझे जो व्यक्तिगत मेरा जो मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि राव दान सिंह उनसे भारी प्रत्याशी हैं। ठीक है जी। फिर बात करते हैं जी हिसार की। सबसे गजब का चुनाव हिसार का है। चौधरी देवीलाल अच्छा वास्तव में इतने बड़े वो नेता रहे हैं। पहली बात तो पार्टी कुछ नहीं थे, वो खुद ही होते थे। हाँ वही थे। उन्होंने लगभग चौधरी देवीलाल ने अपने जीवन में जब भी अगला चुनाव लड़ा, अलग सिंबल पर लड़ा। वो पार्टी में होते उनको निकाल दिया जाता, वो अगली पार्टी बनाते। और लोग सिर्फ एक चीज देखते थे, भाई देवीलाल का कैंडिडेट है, पार्टी का नहीं। बिल्कुल। तो चौधरी देवीलाल की 3 उनकी फैमिली के लोग वहां से खड़े हैं, आमने सामने खड़े हैं भिवानी में। वाकई में रणजीत सिंह जी हैं, उनके बेटे हैं। हाँ। और 2 उनके पुत्रवधू हैं, सुनैना चौटाला, नैना चौटाला, और इधर से ब्रिजेंद्र सिंह। अगर आते हैं तो नहीं आ चुके, लगभग उनका तय है। ठीक है, लगभग उनका तय। वैसे भी वीरेंद्र सिंह जी ने ये बात कही भी कि भाई 52 साल का राजनीतिक एक्सपीरियंस है, ऐसा थोड़ी होगा कि भाई टिकट भी नहीं मिले। कच्चा खिलाड़ी थोड़ी। और सरकार को छोड़ के आए हैं वो लोग। हाँ, सही सरकार से हटके आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ब्रिजेंद्र सिंह इस तरीके से देखा जाए तो अब शुरू में रणजीत सिंह वहां पर बहुत हैवी प्रत्याशी थे, उनकी अपनी व्यक्तिगत छवि बहुत अच्छी है। लेकिन फिर वहां से नैना चौटाला आई, अब सुनैना चौटाला, तो लोगों को वैसे लगता है यार क्या मजाक है ये, क्या मजाक है कि सारे ही। और इधर ब्रजेंद्र सिंह उनका अपना हल्का वहीं पड़ता है, 2 हल्के पड़ते हैं उनके, जहां पर उनकी अच्छी पकड़ रही है। लेकिन उनके मामले में सिरसा में उनका अपना प्रभाव है, हिसार में उनके अपनी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी देवीलाल परिवार की नहीं है। हाँ ठीक है, नहीं है, ब्रजेंद्र सिंह की है। तो दमदार प्रत्याशी वो वहाँ पे होंगे। और इस समय ऐसा लगता है कि चुनाव में कुछ भी हो सकता है। अच्छा, मेरे को रणजीत चौटाला जी का जिक्र आया तो एक बात याद आई, वो अक्सर याद आती है फिर मैं भूल जाता हूँ, तो मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ। 2014 में जब मोदी साहब आए, उन्होंने एक कानून बनाया। कानून मतलब संवैधानिक रूप से नहीं, अपनी पार्टी के लिए इंटरनल भारतीय जनता पार्टी का कानून बनाया कि जो भी हमारा जो कार्यकर्ता जो नेता है 75 साल की आयु पार कर लेगा, वो ये इस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से उसको दूर कर दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक मार्गदर्शक मंडल बनाया उन्होंने। हाँ बिल्कुल। जिसमें अडवाणी और मुरली मनोहर जैसे जोशी साहब उन सब की टिकटें काट दी, और यही कहा कि भविष्य में ये हमारा रहेगा। बिल्कुल। रणजीत चौटाला जी 78 साल के हैं जी। देखो वो जो कानून बना था वो बना सिर्फ आडवाणी जी के लिए और जोशी जी के लिए। दोनों वे ईमानदार व्यक्ति रहे हैं। आडवाणी जी का आप जीवन देखें, आज भी पैसा नहीं उनके पास, साधारण उन्होंने जीवन जिया है। उनको ठिकाने लगाने के लिए कोई न कोई कानून तो बनाना पड़ेगा। फिर वो कानून तोड़ दिया। हाँ, वो कानून तो बनते ही टूटने के लिए हैं, पुरानी कहावत है। तो वैसे भी पुराने कानूनों में भी अमेंडमेंट्स कर रहे हैं, तो इसमें होता रहता है। अमेंडमेंट कर दिया इन्होंने। चलिए अगली सीट पर अब करते हैं सिरसा की बात। अशोक तंवर और कुमारी शैलजा। स्टार्टिंग में जब अशोक तंवर को टिकट दी गई तो ऐसा लगा कि ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि वो कांग्रेस वहाँ से भाई पहले एमपी भी रहे। इसके अलावा कांग्रेस के वो हरियाणा के अध्यक्ष भी रहे। हाँ, अशोक तंवर। और जब कांग्रेस का अध्यक्ष रहा और व्यक्ति अगर बीजेपी में आ जाता है, लेकिन फिर जैसे उनका विरोध हुआ जगह जगह,
तब ये लगा कि नहीं भाई मामला गड़बड़ में है। और उसके बाद जब कुमारी शैलजा वहाँ पे गई, अब जो संभावना है वो शैलजा का पूरा टिकट लगभग उनका तय हो चुका है। अब कुमारी शैलजा उनके ऊपर अनुभव के आधार पर भी, हर तरीके से शख्सियत के आधार पर भी, और इलेक्शन जो अगर हम जीतने की बात करें, उन्होंने शैलजा ने बहुत चुनाव जीते हैं उस आधार पर भी। और यदि पार्टी में जो उनकी ऊपर पकड़ है, हाईकमान के अंदर जो उनकी जो रीच है, उसको देखते हुए भी अब सिरसा में भी खतरे की घंटी है। अशोक तंवर, आप ये भूल गए कि कांग्रेस के बाद सीधा बीजेपी में नहीं आए। नहीं, घूम के आए। ये भी एक नेगेटिव पॉइंट जाता है। आम आदमी पार्टी में भी गए और मेरे ख्याल में बसपा में भी गए। बसपा में बात चली थी। अच्छा, बात चली थी। मुझे डाउट है, दर्शक अगर आपको मालूम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आम आदमी पार्टी का तो मुझे कन्फर्म है, क्योंकि एक मैंने इनका प्रोग्राम अटेंड किया था करनाल में, और बसपा में गए थे कि नहीं इसमें मुझे डाउट है। तो इतने छोटे टाइम पीरियड में इतनी सारी पार्टियां बदलना, वो एक सत्ता की लोलुपता दिखाता है। प्रश्न चिन्ह लग जाता है, क्रेडिबिलिटी तो खराब होती है, वो खराब होती है। हाँ जी। अब यदि बात गुड़गांव की करें तो एक तो राव इंद्रजीत जी हैं, देखो वो बहुत बड़े प्रत्याशी हैं वहाँ के, जो अहिरवाल है उनके ताज हैं, आज भी लोग उनको मानते हैं। अच्छा जी। आज भी लोग राव साहब को पूरा सम्मान देते हैं। अब यदि वहाँ से दो नाम चर्चाओं में हैं, एक तो कैप्टन अजय सिंह यादव हैं और दूसरे राज बब्बर। यदि कोई फिल्म अभिनेता आता है तो ऑटोमेटिक बढ़त मिलती है, लोग उनसे मिलने के लिए, देखने के लिए बहुत लोग आते हैं। और फिर राज बब्बर पुराने राजनीतिज्ञ भी हो चुके हैं अभी। और यदि कैप्टन अजय सिंह यादव को मिलती है, पहले वो थोड़ा सा पीछे थे, अब स्पीड के साथ आ गया है, भाई मेरे को टिकट दो। कारण उसका, उनको ऐसा लगा होगा कि इस बार संभावनाएं अच्छी दिख रही हैं। अच्छा, हवा देख ले उन्होंने। हवा दिखी उनको भी। अच्छा जी। तो क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि राव इंद्रजीत को तो कमज़ोर आंका नहीं जा सकता। लेकिन वहाँ पर इतनी सिर फुटबॉल वहाँ पे हो रही है टिकट के लिए, तो ज़रूरी बात है उन्होंने भी हवा अपने पक्ष में देखी होगी कि भी कुछ हो सकता है, टक्कर दी जा सकती है। तो वैसे राज बब्बर हरियाणा के तो नहीं है मूल रूप से? नहीं, हरियाणा के नहीं है, वैसे भी राजनीति यूपी से करते रहे। हाँ। और फतेहपुर से इन्होंने पहले भी इलेक्शन लड़ा, पहले सपा के अंदर रहे काफ़ी दिनों तक, लंबे समय तक ये समाजवादी पार्टी में रहे, फिर ये कांग्रेस में भी आए। वैसे बाय कास्ट पंजाबी हैं ये, आपको शायद ज़्यादा पता होगा। बब्बर पंजाबी हैं ये। अच्छा जी। और फरीदाबाद कृष्णपाल गुर्जर वर्सेस महेंद्र प्रताप, लगभग शायद टिकट उनको वहाँ पे महेंद्र प्रताप को ही मिले। तो इन दोनों में कौन सा रहेगा? नहीं, इसमें देखो कृष्णपाल गुर्जर खुद में एक भारी प्रत्याशी हैं, मंत्री भी रह चुके हैं केंद्र में, पहले हरियाणा के अध्यक्ष भी रहे। और जब अध्यक्ष ही हरियाणा के रहे, उन्हीं दिनों में जब यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, तो चर्चाओं में ये भी आया था कि यदि सरकार बीजेपी की उनके साथ मिलकर आती कुलदीप बिश्नोई के साथ, तो जो अगला टर्म होगा उसमें दो व्यक्ति थे, रामविलास शर्मा और कृष्णपाल गुर्जर, कि इनका नाम किसी का भी सीएम के लिए आ सकता है। अच्छा। तो हैवीवेट कैंडिडेट रहे हैं वो लड़ रहे हैं। और बाकी इस बार जो हवाएं हैं, जैसे फरीदाबाद अभी जाना हुआ, पीछे कई जगह लोगों से मिले, वहाँ भी अब ऐसा नहीं है एक तरफा हवा लहर हो, कांटे की टक्कर है, बाकी चुनाव बताएगा। तो ये विश्लेषण था हमारा तो आज। चलिए, काफ़ी अच्छा आज आपने होमवर्क किया है। तो दर्शकों, आप सबकी क्या राय है आज की इस चर्चा पर? हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो, ये जो हमने अभी जिन जिन कैंडिडेट्स के नाम लिए वो लिस्ट जारी भी हो चुकी हो। तो जब प्रत्याशी मैदान में आ जाएंगे उसके बाद ही मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो अभी तक साइलेंट वोटर बैठा हुआ है वो कुछ ना कुछ खुलकर बोलेगा। आप सब लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। जो कोई भी पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहा है, यानी कि हमारे चैनल पर पहली बार आया है, या तो यूट्यूब पर या फिर फेसबुक पर, दोनों ही प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़िए, फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं आपके साथ पीयूष गुंबर और हमारे साथ हैं सतीश शर्मा जी। नमस्कार।